Good evening, everyone. Can you see the screen? बढ़े आगे अब। आपको कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने कल, कर लिया वो आपने लास्ट क्लास वाला, इवन ऑड? गुड। तो आज उसी से अपन लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम आपका था, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट an integer from the user and check whether it is even or odd. Consider 0 to be an even number. Clear? ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक, कितने वेरिएबल में बनाया आपने? गुड, एक में बन जाएगा। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन। ठीक, इसके बाद एक इंटीजर रहेगा a। स्क्रीन क्लियर करके यूजर से आप ले लेंगे इनपुट, जिसमें आप यूजर को बोलेंगे एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर देगा स्कैनएफ से आप उसे स्कैन करके रख लेंगे ए में। तो ये तो हुआ आपका इनपुट लेने तक का पार्ट। अब आगे बताइए, इनपुट लेने के बाद कैसे चेक करेंगे कि नंबर इवन है कि ऑड है? जल्दी, इवन नंबर्स की क्या पहचान है? गुड गुड गुड, इवन नंबर्स की क्या पहचान है? वो 2 से फुली डिवाइड होते हैं, यही पहचान है ना? जो नंबर 2 से फुली डिवाइड हो जाए वो इवन है। ठीक है, फुली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना? और रिमाइंडर कौन देता है सी में आपको? सी में रिमाइंडर किससे मिलेगा? गुड, रिमाइंडर मिलेगा आपको मॉडलो डिवीजन से। तो हो जाएगा a मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आप लिख देंगे प्रिंटफ इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्स में लिख देंगे ऑड नंबर। ये आपका इवन ऑड चेक करने का बेसिक सा प्रोग्राम। ठीक है, समझे आप इसकी वर्किंग को? प्रोग्राम जब रन होगा तो सबसे पहले यूजर से एक इंटीजर लेगा जो अपन रख लेंगे ए में। इसके बाद चेक करा जाएगा ए मॉडलो डिवीजन 2। मान लीजिए यूजर ने ए में आपको इनपुट दिया 10। कितना होता है 10 मॉड 2? 0, राइट? 0 डबल इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड, तो कोड 10 के लिए बोल देगा इवन नंबर। ठीक है, दोबारा आपने कोड रन करा, इस बार इनपुट में आपने डाला मान लीजिए 9। कितना होता है 9 मॉड 2? 1। 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स, कोड एल्स में जाकर 9 के लिए बोल देगा ऑड नंबर। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था 0 को इवन मानना है, क्या ये कोड 0 को इवन मानेगा? क्यों कैलाश, क्यों लग रहा है ऐसा? क्या होगा 0 पे कैलाश? जीरो पे ऑड आएगा। विकास, आपको ऐसा लग रहा है? कैसे, समझाओ।
विकास और कैलाश दोनों समझाइए, क्यों लग रहा है कि 0 पे ऑड आएगा? रीजन तो दो मुझे, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि 0 पे ऑड आएगा? कितना होगा सी लैंग्वेज में 0 mod 2 का आंसर, बताओ? हाँ, तो 0 mod 2 0 होगा ना। अगर 0 mod 2 का रिजल्ट 0 होगा तो क्या 0 mod 2 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स है? तब फिर 0 mod 2 0 आएगा, 0 डबल इक्वल टू 0 ट्रू आएगा, तो कोड इवन नंबर ही बोलेगा ना। ठीक है, ऐसे ही बताइए 1 पे क्या होगा? 1 पे क्या होगा? अगर आपने 1 mod 2 करा तो इसका आंसर आता है 1, इसका मतलब 1 mod 2 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स होगा ना, तब कोड देगा ऑड नंबर। ये फॉल्स है, इसलिए कोड आपको आंसर देगा ऑड नंबर। हो गया क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अब सुनिए अगली जरूरी बात। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इफ के साथ ये जो आप कर्ली ब्रेसेस लगे हुए देख रहे हैं, इनको लेकर सी लैंग्वेज ने क्या रूल दिया है। जो इफ एल्स या इफ एल्स इफ के साथ कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, उनके लिए भी प्रोग्रामिंग में एक रूल है। ठीक है, कब लगाना जरूरी है, कब लगाना ऑप्शनल है, इस बारे में गौर से सुनिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग कर्ली ब्रेसेस यूज्ड विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। राइट, समझिए अब गौर से। सी लैंग्वेज का कहना है जब आप इफ लिखते हैं और इफ की बॉडी लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। उसका एक सिंपल सा रूल है। रूल ये है, अगर इफ की बॉडी के अंदर अगर इफ की बॉडी के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड आ रहा है, सिर्फ एक लाइन का कोड आ रहा है, तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है। अगर इफ की बॉडी के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड आ रहा है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है। लेकिन अगर इफ की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा लाइनों के कोड्स आ रहे हैं तो गौर कीजिएगा, कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी है। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा। अगर इफ की बॉडी के अंदर सिंगल लाइन का कोड आप लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल हैं। आप दें तो ठीक, आप ना दें तो भी ठीक। लेकिन अगर इफ की बॉडी के अंदर मल्टीपल लाइंस की कोडिंग आ रही है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है। अब इसका उल्टा भी सुन लीजिए, इसका उल्टा भी सुन लीजिए। अगर आपने इफ लिखा और कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करे, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करे, तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर ये मानकर चलेगा कि जो आपने इफ के बाद लाइनें लिखी हैं उनमें से सिर्फ पहली लाइन इफ के अंदर है, बाकी लाइनें इफ के बाहर है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपने ब्रेस नहीं लगाए। और ब्रेस किसको बुलाते हैं? ब्रेस किसको बोल रहा हूं मैं? ये कर्ली ब्रेस को याद रखिएगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये पैरेंथेसिस हैं, ये कंपलसरी हैं। कर्ली ब्रेस की बात हो रही है। तो सी कहती है अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए तो वो ये मानकर चलेगी कि इफ के बाद जितनी भी लाइनें हैं सब इफ के अंदर नहीं है, पहली लाइन इफ के अंदर है, बाकी सब कंपाइलर को लगेगा इफ के बाहर है। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं और फिर आपके सामने एक सिंटेक्स लिखता हूं, उसमें मुझे अंतर बताइएगा। इन सी प्रोग्रामिंग there is a simple rule regarding curly braces used with
conditional statements. The rule is that if the body of conditional statement contains only one line, then braces are optional. Otherwise, braces are compulsory. Otherwise, braces are compulsory. ठीक है? On the other hand, we can also say that if we do not use curly braces with conditional statements, then the compiler automatically assumes that only the first line after the conditional statement is inside its body, and all other lines are outside the body of the conditional statement. ठीक है? अब मुझे बताइए इन दोनों इफ में क्या डिफरेंस है? एक प्रोग्रामर ने इफ लिखा ऐसे, इफ टेस्ट कंडीशन ब्रेसेस ओपन स्टेटमेंट 1, और ब्रेस के बाद उसने लिखा स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4. ठीक है? ये एक प्रोग्रामर का कोड है. और दूसरा प्रोग्रामर ऐसे लिखता है, इफ के पैरेंथेसिस में टेस्ट कंडीशन, ब्रेस नहीं लगाता ये, और ये लिखता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4. क्या बता सकते हैं इन दोनों इफ में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही कह रहे हो विकास, शाबाश. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है. एक ही बात है, चाहे आप ब्रेस लगाएं चाहे नहीं लगाएं, क्योंकि बॉडी में एक ही लाइन है तो ब्रेसेस ऑप्शनल है. तो अपन कह सकते हैं thus the following two if statements are exactly same. मानते हैं ना आप? दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं. हुआ क्लियर? तो अब बताइए, जो आपने अभी अभी कोड बनाया, ये वाला कोड, इस कोड को ऐसे भी बना सकते थे अपन. इफ a बॉन्ड डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0, इन दैट केस printf इवन नंबर. और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में printf ऑड नंबर. इज इट करेक्ट? ओके. यहां ब्रेसेस ऑप्शनल हो गए क्योंकि आपने एक एक लाइन का कोड लिखा है. ठीक है? अब आपकी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट छोटा सा. ठीक, क्वेश्चन सुनिए, सॉल्यूशन देखिए और अपने व्यूज दीजिएगा. आउटपुट बताइएगा आप. मुझे यूजर से एक इंटीजर लेना है, चेक करना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करना है, नंबर इज पॉजिटिव एंड हेलो. अगर पॉजिटिव है तो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए नंबर इज पॉजिटिव एंड हेलो. और अगर वो नेगेटिव है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज नेगेटिव एंड वेलकम. क्वेश्चन क्लियर है?
नंबर पॉजिटिव है तो मैसेज आए नंबर इज पॉजिटिव एंड हेलो, नंबर नेगेटिव है तो मैसेज आए नंबर इज नेगेटिव एंड वेलकम। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, आप सपोज करिए मैं इस कोड को ऐसे लिखता हूं, इफ a ग्रेटर देन 0 printf पॉजिटिव नंबर और printf हेलो। ठीक है, अगर आप ध्यान से सोचे तो ये दोनों मैसेज एक printf में भी आ सकते हैं ना? यस और नो? है ना, मैंने जानबूझ के दो करें ताकि आप अलग अलग printf का इफेक्ट समझ पाएं, मल्टीपल लाइंस का इफेक्ट देख पाएं। और फिर मैंने कहा इफ a लेस देन 0, यहां लिखा मैंने printf नेगेटिव नंबर और वेलकम। चले आगे, अब बताइए आप मुझे। ठीक है, समझाइए फटाफट। अगर यूजर ने इनपुट में 10 डाला तो ये कोड आउटपुट क्या देगा? अगर यूजर ने इनपुट में 10 डाला तो ये कोड आउटपुट क्या देगा? गुड, ये देगा पॉजिटिव नंबर और हेलो। ओके, अगर यूजर ने -10 डाला तो हाँ, -10 -10 में पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? -10 डाला तो ये कोड देगा नेगेटिव एंड वेलकम, है ना? ठीक है, अब सपोज करिए मैंने ये कर्ली ब्रेसेस हटा दिए। अब सोच के बताइए मुझे, अगर यूजर ने इनपुट में 10 डाला तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? 3 आंसर आएंगे। ये कोड अब आपको 3 आंसर देगा। ये कोड आपको पॉजिटिव भी बताएगा, ये कोड आपको हेलो भी बताएगा और ये वेलकम भी बताएगा। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? अपन ने ब्रेसेस नहीं लगाए, है ना? जब ब्रेसेस नहीं लगाए तो कंपाइलर को प्रिंटफ तो इफ के अंदर दिख रहा है ना, ये तो इफ का पार्ट है। लेकिन ये वाला जो हेलो है ये याद कीजिए इफ के बाहर हो गया, वो चला गया इनसाइड इफ और ये आ गया आउटसाइड इफ। हो गया? ठीक है, जनरल स्टेटमेंट बन गया, बिल्कुल सही। और आप याद कीजिए जनरल स्टेटमेंट हर बार चलते हैं कि नहीं, है ना? ऐसे ही नेगेटिव के साथ हुआ, नेगेटिव वाला इनसाइड इफ हो गया, लेकिन ये जो वेलकम वाला है ये आउटसाइड इफ आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर? इसलिए आपको 10 पे मिल रहा है पॉजिटिव नंबर, हेलो एंड वेलकम। अच्छा, -10 पे बताइए क्या आएगा? जल्दी, -10 पे क्या प्रिंट करेगा? गुड, -10 पे प्रिंट करेगा हेलो फॉलोड बाय नेगेटिव नंबर फॉलोड बाय वेलकम। करेगा? ये होगा आपके इस कोड का इफेक्ट। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सब लोग समझ रहे हैं? ओके, अब एक और सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन 0 printf पॉजिटिव नंबर यहां लिखा मैंने printf हेलो
यहां लिखा एल्स और ये दोनों नेगेटिव नंबर एंड वेलकम। अब क्या आंसर आएगा 10 पे बताइए पहले। अब अगर मैं 10 देता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा 10 पे? जल्दी बोलिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? कंपाइल भी नहीं होगा। कंफ्यूज हो रहे हैं आप? ये कोड कंपाइल भी नहीं होगा और एरर आएगी मिसप्लेस्ड एल्स। याद कीजिए, कुछ कहा था मैंने आपसे, अगर हम एल्स लिखते हैं तो वो इफ खत्म होते ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। हुआ था ये डिस्कस? तो अगर एल्स इफ खत्म होते ही स्टार्ट हो जाना चाहिए तो कंपाइलर के लिए तो इफ पहले वाले प्रिंटफ पे ही खत्म हो गया ना, तो दूसरा वाला प्रिंटफ कैसे चलेगा? तो कंपाइलर कोड कंपाइल ही नहीं करेगा और बोल देगा मिसप्लेस्ड एल्स। इसका मतलब अगर आप इफ एल्स लिख रहे हैं और मल्टीपल लाइंस हैं तो ब्रेसेस जरूरी हैं, नहीं तो कोड कंपाइल नहीं होगा। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? गुड। चलिए अब करिए आप अगला प्रोग्राम ट्राई। स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two integers from the user and find out the greater number amongst them. Make sure that if both the numbers are equal, the program displays the message both are equal. करिए। क्या लगेगा इफ के इफ एल्स? सबसे पहले तो यही बताइए। ना इफ ना इफ एल्स, लगेगा इफ एल्स इफ एल्स। तीन सिचुएशन है आपके सामने, या तो पहला नंबर बड़ा होगा, या तो दूसरा नंबर बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। तो इसके लिए तो इफ एल्स लगेगा ना। बनाइए जल्दी। ऐसे एक एक लाइनें मत लिखिए, पूरा कोड लिखिए और फिर पेस्ट करिए। राजीव, पूरा कोड लिखो प्रॉपर। ऐसे कैसे समझ आएगा मुझे क्या कर रहे हो?
एल्स और इफ के बीच में स्पेस आएगी साक्षी, सिंगल वर्ड नहीं है एल्स इफ। और डबल कोट्स के बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। आपने बी डबल कोट के अंदर लिख दिया है एल्स इफ में। बी प्रिंट करना है अपन को, तो बी डबल कोट के बाहर रहेगा ना। बाकी सही है। कंचन, नंबर ऐसे कैसे प्रिंट होगा जब तक फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगेंगे? बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के नंबर प्रिंट कैसे हो जाएगा? तो आपका पहला स्टेटमेंट हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। करेक्ट। वेरिएबल कितने? जल्दी जल्दी, कितने वेरिएबल? दो। गुड, एक ए और एक बी। CLR SCR से स्क्रीन क्लियर। printf में आप लिखेंगे एंटर टू इंटीजर्स। ठीक है, जो भी दो इंटीजर यूजर आपको देगा उन्हें आप स्कैनफ से कर लेंगे स्कैन। ओके, ए और बी में। तो ये आपके दोनों इंटीजर्स आ गए। अब आपको चेक करना है इन दोनों में बड़ा कौन है। तो एक सिंपल सा इफ चेक करेगा, अगर ए बी से बड़ा है तो आप लिख देंगे printf % d इज ग्रेटर, कॉमा करके a, देन else if b इज ग्रेटर देन a, एक और printf % d इज ग्रेटर और इसकी जगह b। और अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका क्या मतलब है? बोथ आर इक्वल, इसका इतना ही मतलब है। समझ आ रहा है फ्लो? ठीक है, और ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। आप a डबल इक्वल टू बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं a ग्रेटर देन बी से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, और मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाए, सही है, हट सकते हैं करली ब्रेस, क्योंकि सबकी बॉडी में एक एक लाइन का कोड है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आगे बढ़े। क्यों राजीव, a लेस देन 0 का क्या कंडीशन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दो नंबर में ग्रेटर चेक करने के लिए a लेस देन 0 क्यों लिखेंगे? a लेस देन 0 तो ये बताता है कि a नेगेटिव है। आप गलत कंडीशन सोच रहे हो। a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव की कंडीशंस है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने को कहां कहा जा रहा है?
यूजर आपको दोनों नंबर नेगेटिव दे देगा, तब क्या करोगे? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेंगे चंद्रकांत, मोर देन 2 वाला केस भी आएगा। अभी तो 2 नंबर्स पे करा है, 3 पे भी करेंगे, 4 पे भी होगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ू फिलहाल। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 angles of a triangle, 3 angles from the user, and check whether they make up a valid triangle or not. यूजर से 3 एंगल्स लीजिए और चेक करके बताइए कि वो एक वैलिड ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं। Assume that the input given by the user will be greater than 0। ये मानकर चलिए कि यूजर आपको 0 से बड़ा इनपुट ही दे रहा है। डोंट बॉदर अबाउट नेगेटिव वैल्यूज। बनाइए जल्दी। हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। साक्षी, उसको हम एल्सिफ को अगर एल्स कर दें तो कुछ दिक्कत? बिल्कुल सही है, सिंपल। सिर्फ आपको इतना ही तो चेक करना है
कि तीनों एंगल्स का जो सम आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, दैट्स इट। अगर वो 180 नहीं आ रहा है तो आप सीधे कह दें ये एक वैलिड ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है। ओके, तो stdio.h, conio.h, ये दो एज यूजुअल रहेंगी। मेन में आइए, मेन में आकर आप ए कॉमा बी कॉमा सी तीन एंगल्स लीजिए, स्क्रीन को करिए क्लियर और प्रिंटफ में यूजर से कहिए एंटर 3 एंगल्स। जो भी 3 एंगल्स आपको मिले स्कैनएफ से उन्हें स्कैन कीजिए और रख लीजिए एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी में। अब एक सिंपल सी कंडीशन बनाइए जो बनेगी इफ ए प्लस बी प्लस सी डबल इक्वल टू 180। अगर ऐसा है तो प्रिंटफ में लिखिए इट इज अ वैलिड ट्राइंगल। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंटफ में लिख दीजिए इट्स नॉट अ वैलिड ट्राइंगल। हो रहा है क्लियर? नेक्स्ट, write a program to accept age from the user and check whether the user is eligible for voting or not. In case the age given is 0 or negative, then display the message invalid age. बनाइए, यूजर से उसकी एज लीजिए और बताइए वो वोट डाल सकता है कि नहीं, राइट? अगर एज उसने 0 या नेगेटिव दे दी तो आप बोलेंगे इनवैलिड एज। निमिषा क्या पूछ रहे हैं आप? मैं नहीं समझा बेटा। एल्स वाली कंडीशन में क्या? निमिषा क्या डाउट है आपका? पैरेंथेसिस के करली ब्रेस? पैरेंथेसिस पूछ रहे हैं कि करली ब्रेस पूछ रहे हैं? नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक एक लाइन का कोड है। एक एक लाइन के कोड में तो करली ब्रेस ऑप्शनल होता है ना, अभी तो पढ़ा अपन ने।
शैला 3 में से चाहिए अपन को, एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट एंड इनवैलिड एज। आपके में नॉट एलिजिबल टू वोट तो कभी आएगा ही नहीं, और एल्स में कंडीशन नहीं आती है शैला। एल्स में कंडीशन डाल देंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल साक्षी। बस ये एलसिफ में हम एक कंडीशन से भी काम कर सकते हैं ना, सिंगल कंडीशन से भी काम हो जाएगा ना। लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। विकास, अगर यूजर ने एज दी 12 इयर्स तो आपका प्रोग्राम क्या मैसेज देगा? नॉट एलिजिबल टू वोट देगा कि इनवैलिड एज देगा? तो फिर 12 साल एज इनवैलिड थोड़ी है। चंद्रकांत ठीक है, कोड बिल्कुल। चलिए देखें अब। मेन के अंदर आकर आप एक वेरिएबल लेंगे एज, स्क्रीन को करेंगे क्लियर, प्रिंटफ के थ्रू यूजर से आप एज मांगेंगे। जो एज मिलेगी स्कैन एफ से उसे कर लेंगे अपन स्कैन, परसेंटेज डी के थ्रू रख लेंगे अपने वेरिएबल एज में। इतना क्लियर है? यहां तक तो समझ आ रहा है? तो इनपुट का केस है सिंपल। अब हम सबसे पहले चेक कर लें अगर एज लेस देन और इक्वल टू जीरो है। अगर है तो आप प्रिंटफ में कह दें इनवैलिड एज। अगर ऐसा नहीं है तो आप लगाएं एल्सिफ, उसमें चेक करें एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या। अगर है तो प्रिंटफ में कह दें एलिजिबल टू वोट, और अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो एल्स में आकर कह दें नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक, ये दोनों कंडीशंस कब फॉल्स होंगी? ये दोनों कंडीशंस कब फॉल्स होंगी? जब एज पॉजिटिव हो लेकिन 18 से कम हो। ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा। अब जरा इस कोड के कंटेक्स्ट में ये बताइए, क्या ये कोड भी सही है? अगर मैं ऐसे लिख दूं, इफ एज इज लेस देन 18 तो नॉट एलिजिबल टू वोट, और यहां लिख दूं
invalid age. Is this also correct? मुझे सिर्फ बताइए इस कोड में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ये कोड सही है? गलत है कोड। ध्यान से देख ही नहीं रहे आप लोग। शिवम, साकेत, विवेक, शैला, साक्षी, सबको कोड सही लग रहा है? आप दिमाग लगाइए। यूजर ने आपको इनपुट में दिया -7। क्या आंसर आना चाहिए -7 के लिए? इनवैलिड आएगा? देगा आपका कोड इनवैलिड एज? नहीं देगा, वो कह देगा नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि -7 <18 ट्रू हो जाएगा। इसलिए दिस इज रॉन्ग कोड। यानी इस कोड में स्टेटमेंट्स का ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसलिए दिस इज रॉन्ग। आप -7 दोगे तो बोल देगा नॉट एलिजिबल टू वोट, जबकि बोलना क्या चाहिए -7 पे? इनवैलिड एज। राइट? तो ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, 0 दूंगा तो? 0 दूंगा तो भी बोलेगा नॉट एलिजिबल टू वोट। क्लियर? आप ध्यान से सोचिए, ये एल्स वाला पार्ट कभी चलेगा ही नहीं, इसको चलने का कभी चांस नहीं मिलेगा। ऊपर वाले इफ एल्स ही चलेंगे हमेशा, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई ट्रू जरूर होगा। 18 से कम एज हो, 18 से ज्यादा एज हो, तो दो ही बातें तो होंगी। और तीसरी बात कौन सी होगी? नेगेटिव भी तो 18 से कम ही है। तो ये गलती से बचिएगा। समझ आया? कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ कंडीशंस मैटर करता है। अगर वो ऑर्डर आपने मेंटेन नहीं रखा तो कोड गलत हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो गलती पकड़ में कब आएगी? ये कोड गलत है, ये प्रोग्रामर को कब पता चलेगा? नहीं नहीं, रन टाइम पे कब? अगर मान लो मैंने इस कोड को रन करते वक्त, मान लो मैंने इस कोड को रन करते वक्त 10 दिया, तो क्या आउटपुट आएगा? मेरी बात समझो साक्षी, में क्या कहना चाह रहा हूं समझो आप। 10 दिया तो क्या आएगा आउटपुट? नॉट एलिजिबल टू वोट। 25 दिया तो क्या आएगा? है ना? और मान लो बस मैं ये दो इनपुट्स देकर प्रोग्राम बंद कर दूं, तो मुझे तो यही लगेगा ना प्रोग्राम सही है। इससे ये सीखने को मिला कि जब आप प्रोग्राम को टेस्ट करें, हर पॉसिबल वैल्यू पे करें, तभी समझ में आएगा कोड में गलती कहां है। वरना कुछ गलत कोड्स भी कुछ वैल्यू पे तो सही काम करेंगे। एग्जैक्टली शैला, नेगेटिव देंगे तब गलती पकड़ में आएगी। और मान लो मैंने नेगेटिव दिया ही नहीं, एक पॉजिटिव दिया, एक 18 से कम दिया, मुझे लगेगा बढ़िया चल रहा है कोड। राइट? इसलिए बहुत जरूरी है कि जब प्रोग्राम को आप लोग रन करें, हर पॉसिबल इनपुट देकर टेस्ट करें। कम से कम उतने तो दें जितने क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है? चलो, अब आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट्स खूब सारे हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो सबसे टिपिकल है। एक दिन मैं आपको दे रहा हूं, आप इस टिपिकल वाले की कोडिंग करके लाना। नहीं हुआ तो अपन डिस्कस करेंगे, हो गया तो भी करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें समझने वाली।
चलिए पहला असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू accept a character from the user and check whether it is a vowel or not. Assume that user will input capital letters only. यूजर से आपको कैपिटल लेटर्स मिलेंगे, करेक्ट, और उन कैपिटल लेटर्स के थ्रू आपको बताना है कि दिया गया कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर and check whether it is a multiple of only or a multiple of 3 only or a multiple of both 2 and 3 or neither a multiple of 2 nor 3। तो अगर यूजर ने इनपुट में 10 डाला तो आउटपुट क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 2 ओनली, राइट। 9 डाला तो मल्टीपल ऑफ 3 ओनली। 7 डाला तो नीदर अ मल्टीपल ऑफ 2 नॉर 3, और 12 डाला तो बोथ। ठीक है, ये करना है। तीसरा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूजर एंड चेक, सॉरी, comma, calculate the total marks and percentage. Finally, calculate the grade according to the table given below. ठीक है, ये परसेंटेज, ये ग्रेड। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ग्रेड आनी चाहिए डी। डी मतलब डिस्टिंक्शन। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ग्रेड आना चाहिए ए। ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है तो ग्रेड आना चाहिए बी। लेस देन 48 है तो ग्रेड आना चाहिए एफ। एट द एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स, कॉमा, परसेंटेज एंड ग्रेड। समझ आ रहा है? Assume marks are integers and each subject is of 100 marks। ये मानकर चलिएगा। क्लियर? तो ये करके लाइए याद से। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर पे कंडीशंस लगेंगी और कैरेक्टर पे कंडीशंस में सिंटेक्स का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, आइए ट्यूसडे लेते हैं इससे आगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स, राइट। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए।
लीजिए, ले लेंगे तो डन लिखिएगा। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 एंड फाइनली पेज 7। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए आइए ट्यूसडे लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।